हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बसंतपुर गांव में गिरपड़े नाम का पुलिस वाला रहता था। गिरपड़े का नाम गांव के बच्चे बच्चे को याद था। इसलिए नहीं कि वो गांव वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता था या उनकी मदद करता था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ही लालची और घमंडी पुलिस वाला था। एक दिन गिरपड़े अपने हवलदार पांगे के साथ एक गरीब औरत प्यारी के ढाबे पर जा पहुंचता है। अरे मैडम, थोड़ा हमारी तरफ भी देख ले, अरे हमें भी भूख है, हमें भी खाना दे दे। इंस्पेक्टर साहब, हमसे तनिक जुबान संभाल कर बात कीजिए। हम बोले हैं ना आपसे कि हम गरीब जरूर है लेकिन बाजारू नहीं। काम बताओ, का काम है आपको? सर जी, ये तो घंघोर बेइज्जती हो गई आपकी। यह गरीब औरत आपको गलत आदमी बता रही है, लड़की बाज बता रही है आपको ये। अच्छा भाई, ये सब बोली और मैंने तो नहीं सुना भाई। सर, इनके कहने का मतलब तो यही था, आप समझे नहीं। कोई बात नहीं, हम तो बता दिए। अरे क्या बात कर रहा है, लड़की बाज बोल रही है मन्ने। हाँ सर जी, इसे तो हम देखते हैं, आप शांत रहिए। ये तुम जानती हो क्या बोल रही हो और किसको बोल रही हो? ये हमारे साहब हैं, गिरपड़े साहब। वो तो इनकी बातों से ही लग रहा है कि ये गिरे हुए हैं। अरे प्यारी, अरे बहुत बोल रही है तू। अरे हम यहाँ बिना काम के नहीं आए हैं, हमें कवर मिली है, तू अपने ढाबे में मिलावटी खाना खिला रही है। अरे बीमार पड़ा है पूरा गांव। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो छानबीन कर सकते हैं या मेरे यहाँ का खाना खाकर देख सकते हैं। प्यारी की बात सुनकर गिरपड़े और पांगे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ठीक है, मैं पहले तुम्हारे ढाबे का खाना खाता हूँ, उसके बाद देखूंगा। हाँ? गिरपड़े और पांगे दोनों ढाबे पर बैठकर पेट भर खाना खाते हैं। उसके बाद गिरपड़े प्यारी से कहता है, आज के खाने में तो कोई मिलावट ना लग रही, लेकिन मुझे मिली खबर भी झूठी ना है। आज तक जितनी कमाई हुई है ना, प्यार से दे दे, वरना अभी डाल दूंगा अंदर, पड़ी रही हो फिर अंदर। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो अभी खाना जांच किया है, तो मेरे खाने में तो कोई मिलावट नहीं है, तो फिर जेल क्यों? तू कहना क्या चाहती है कि हमारे सर झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। पी से निकाल फिर जल्दी, वरना ना तो तू रहेगी ना यो तेरा मिलावटी डब्बा। पांगे, लगा रहे थाने में फोन, बुला कांस्टेबल ने। नहीं नहीं, रुक जाइए, मैं देती हूँ आपके पैसे। प्यारी अपने ढाबे की सारी कमाई उठाकर उस इंस्पेक्टर को दे देती है, जिसके बाद गिरपड़े और पांगे अपनी जीप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता है ये सब देखकर? कहीं गांव वालों ने हमारी शिकायत कर दी तो क्या होगा? बिना बात के पंगे में फंस जाएंगे। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम पांगे रखा है, पंगा करना तेरा कर्म है, फिर तू काहे को डर रहा है? सर जी, मेरा नाम का मजाक बाद में उड़ा लेना, अभी मेरे सवालों का जवाब दे दो। तू जानता है ना मेरा नाम गिरपड़े है, कौन किस टाइम कितना गिर सकता है, मन ने सब पता है। इन बुज़दिल गांव वालों के अंदर इतना दम ना है जो मुझसे उलझे। अरे ये भेड़ बकरी है रे, अरे इनकी चिंता तू मत न कर, ठीक है? मेरे ऊपर आप अपनी छत्र छाया ऐसे ही बनाकर रखिएगा, फिर देखिएगा मुझे किसी बात का डर नहीं है। बस आप मुझे अपना यूं ही चेला बनाकर रखिए। गिरपड़े अपनी वर्दी का गलत उपयोग कर रहा था। हमेशा सभी को अपनी वर्दी का रौब दिखाकर डराकर धमकाता रहता है। इस बार वो दोनों एक खिलौने वाले के ठेले पर जाते हैं। अरे गोपाल, अरे जल्दी से हमारे बालक के लिए अच्छे और महंगे खिलौने पैक कर दे रहे, अरे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे बालक। क्यों नहीं मालिक, आप सामने बेंच पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए खिलौने पैक करवाता हूँ। लड्डू, साहब के लिए अच्छे अच्छे और सुंदर से खिलौने पैक करो। जी पिताजी, अभी करता हूँ। लड्डू सारे अच्छे और महंगे खिलौने पैक करके गिरपड़े के पास लेकर जाता है। वो मुस्कुराते हुए सारे खिलौने लेकर अपने हवलदार के साथ चल देता है। तभी लड्डू उनके पीछे जाता है। अंकल, लगता है आप पैसा देना भूल गए हो, मुझे ना खिलौने के पैसे दे दीजिए। रात तेरी इतनी हिम्मत, अरे गिरपड़े से पैसे मांगेगा? अरे तेरे बाप ने बताया नहीं क्या कौन हूँ मैं? गोपाल भागते हुए अपने बच्चे को उठाता है और गिरपड़े से बोलता है,
माफ़ करना साहब जी, अभी ये बच्चा है, इसे पता नहीं है कि आप कितने बड़े अफसर हैं, इसलिए आपसे पैसे मांग बैठा। लेकिन पिताजी, ये तो मेहनत के पैसे हैं ना हमारे, तो इसमें शर्म कैसी? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अरे गोपाल, तेरा बेटा घना बोल रहा है। अरे इसे पकड़ ले, कभी ले जाऊं इसे थाने। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, बच्चा समझकर जाने दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे से समझा कर रखिए, बड़ा आया मुझसे पैसे मांगेगा। समझ गया मालिक, समझ गया। समझ गया तो अच्छा है, दोबारा सर के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, इनके सामने हमेशा झुक कर ही रहना। अरे ये बूढ़ऊ यहाँ क्या कर रहा है? अरे फुटपाथ तुम्हारे कपड़े लगाने का अड्डा ना है जो हमेशा यहीं कपड़े लगा कर बैठ जाओ तुम। बेटा, मैं गरीब बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे यहीं कपड़े बेचने दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई दुकान खरीद सकूं। दया करो मुझ पर। अरे किस बात की दया? सुन रे बात सुन, मेरे को ना 2 गड्डी चाहिए 10-10 हजार की, ना तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सर ने बोला ना कि कोई पंगा नहीं करने का, या तो पैसे दो या तो निकलो यहाँ से। दादाजी, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? बेटी, क्या करता, गांव में एक पुलिस वाला है जो मुझे फुटपाथ पर दुकान लगाने ही नहीं देता और कोई जगह ले सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं, क्या करूं? दादाजी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ हर समस्या का हल मिल जाएगा। बेटी, मुझे जल्दी से पैसे जमा करके तेरी आंख का ऑपरेशन करवाना है। अगर ये पुलिस वाला रोज मुझे ऐसे ही भगा देगा तो पैसे जमा कैसे होंगे? दादाजी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है ना? बेटी, तेरे कारण नहीं, मैं उस पुलिस वाले के कारण परेशान हूँ। पता नहीं इसका ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा। बूढ़ा इतना कहकर बिलक बिलक करके रोने लगता है। गिरपड़े के अत्याचार से पूरा गांव परेशान था, लेकिन उसकी वर्दी के डर से कोई भी उससे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी की हिम्मत होती। गिरपड़े गांव के चक्कर लगाने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे मोची पर जाती है। वो उसके पास जाता है और उससे अपने जूते पॉलिश करवाकर पैसे देने की जगह उससे पैसे मांगने लगता है। तभी पांगे कहता है, सर जी, इसे तो छोड़ ही दीजिए, बेचारा मोची है, इसके पास पैसे कहाँ होंगे, ऊपर से गूंगा है बेचारा। अरे पांगे, लगता है तू मुझसे पंगा करना चाहे। अरे ये मत भूल कि मैं तेरा सीनियर हूँ, तू मेरा सीनियर ना है, इसलिए जितना बोलूँ ना उतना करे जा। जाकर जीप साफ कर मेरी। अरे रे, तू पैसे निकाल, 100-200 कम दे दिए बस। गिरपड़े के बार बार पैसे मांगने पर भी मोची उसे पैसे नहीं देता है, जिस पर गिरपड़े उस मोची को अपने डंडे से जोर से मारने लगता है। ये सब देखकर गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आती है और एक लेडीज उसमें से निकलकर गिरपड़े के पास खड़ी हो जाती है। आप ये क्या कर रहे हैं? तमीज नाम की चीज है आपके अंदर की नहीं? किसी निर्दोष को ऐसे बेरहमी से कौन मारता है? अरे मैडम, जाके काम करो अपना, ठीक है? गांव हमारे अंडर में आता है। अरे यहाँ के लोगों के साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, बताओ। लेकिन तुम इसे इतनी बेरहमी से मार क्यों रहे हो? अरे प्यार से हफ्ता मांग रहा हूँ इससे, यो है पागल, दे ही ना रहा। अब तो इसे थाने ले जाकर कूटूंगा, जब ही समझ आएगा। रिश्वत लेना गलत है, अपराध है, आपको सजा हो सकती है। अरे मैडम, जाके काम कर ले अपना, मुझे कानून मत सिखा। इधर लेडी और गिरपड़े की बहस चल रही होती है। तभी पुलिस स्टेशन से फोन बज जाता है। पांगे फोन उठाता है। बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो लेडी कोई आम लेडी नहीं बल्कि जोन की डीएसपी है। पांगे जाकर गिरपड़े को सब बता देता है। जय हिंद मैडम, आपने पहले क्यों ना बताया? अरे ऊपर से आप वर्दी में भी ना है। सॉरी मैडम, सॉरी। रिश्वत लेने से फुर्सत मिले तब ना। खैर, मैं जो देखने आई थी देख लिया। अब तुम अपने गांव वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको सस्पेंड करती हूँ अभी के अभी, आगे कुछ नहीं।
डीएसपी का फैसला सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। बदमाश पुलिस वाले से उसकी वर्दी हमेशा के लिए छिन जाती है और उसके किए की सजा उसको उसी समय मिल जाती है। साथ ही गांव वालों को बदमाश पुलिस वाले से छुटकारा भी। कोयल के रिश्ते के लिए आज लड़के वाले आने वाले थे, जिसकी तैयारियों में लगी कोयल की माँ गौरी अपने पति तेज प्रकाश से कहती है, अजी सुनते हो, लड़के वाले आते ही होंगे। आप जाकर पास की मिठाई की दुकान से ताजा ताजा मिठाई लेकर आ जाओ। ठीक है भाग्यवान, मैं लेकर आता हूँ। तुम तब तक नाश्ते पानी का इंतजाम करो। तेज मिठाई लेने चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही घर में एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ सुजाता के साथ उनके घर आता है और गौरी उनका स्वागत करके उन्हें हॉल में बैठाती है। इतने में तेज भी वहाँ मिठाई लेकर आता है, जिसके बाद गौरी सुजाता से कहती है, नमस्कार बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लड़की के पिता हैं। जी, मैं लड़की की माँ गौरी और ये उसके पिता तेज प्रकाश। हमारी बेटी कोयल अभी आती ही होगी, थोड़ा तैयार हो रही है। लड़के के माँ बाप के रंग को इतना काला पाकर सुजाता अपने बेटे पंकज को धीरे से कहती है, पंकज बेटा, ऐसा लग रहा है कोयले के खान से आए हैं। देख तो लड़की के माँ बाप को, इतने काले हैं तो लड़की कैसी होगी? ये हमारी पड़ोसन कमला ने भी तो पता नहीं कैसा रिश्ता बताया है। अरे माँ कोई नहीं, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो लड़की तो देखनी पड़ेगी। देखना क्या, माँ बाप ऐसे हैं तो लड़की भी तो इन्हीं की जैसी होगी ना, कल्लो माई। और उसका तो नाम भी कोयल है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हाथों में चाय की ट्रे लिए कोयल उनके सामने आती है। कोयल को आते देखकर पंकज की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उसके गोरे सुंदर चेहरे से पंकज के साथ साथ सुजाता की भी नजरें उस पर टिक गई थी। इतने में कोयल उनके पास आकर उनके सामने चाय रखते हुए कहती है, नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम कौन? भाई साहब, आपकी बेटी की दोस्त भी आई है क्या? बताया नहीं आपने। बहन जी, ये मेरी बेटी की दोस्त नहीं बल्कि मेरी ही बेटी कोयल है, जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं। क्या मतलब? वो कुछ नहीं। भाई साहब और बहन जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, वो क्या है? आप और आपकी बेटी के रंग रूप में इतना फर्क है। कहीं आपने कोयल को गोद तो नहीं लिया था? देखिए, बस ऐसे ही जानना है। वैसे ऐसा हुआ भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बहन जी, ये आपका ही नहीं हर किसी का सवाल है, लेकिन आपको बता दे कि कोयल हमारी ही बेटी है। वो गोरी और हम काले, इसीलिए सबको यही लगता है कि हमने तो या उसे गोद लिया है या वो मेरे किसी दूसरे पति की बेटी है। लेकिन सच यही है कि कोयल का बायोलॉजिकल फादर मैं ही हूँ। कोयल मेरी और गौरी जी की बेटी है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, कोयले की खान में हीरा। शायद हमारी बेटी हमारी जिंदगी का वही हीरा है। अंकल जी, आप दोनों ना बहुत सुंदर है। उसी का असर है ना कि आपकी बेटी भी सुंदर है और मुझे कोयल पसंद है। सुजाता कोयल संग पंकज का रिश्ता पक्का कर देती है और अगले 1 महीने बाद कोयल बहू बनकर अपने ससुराल में कदम रखती है, जहाँ सुजाता की पड़ोसन कमला उसकी हीरे सी बहू को देखकर कहती है, मान गई ना सुजाता मुझे? कितनी अच्छी लड़की चुनी है मैंने तेरे बेटे के लिए। अरे मैंने ये रिश्ता नहीं करवाया होता ना तो ऐसा हीरा तेरे हाथ नहीं आता। हाँ हाँ, लेकिन तूने कौन सा पूरी जानकारी दी? बस सीधा लड़की के घर भेज दिया। वो तो बहू का घर और उसके घर वालों का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे अपनी बहू के रूप में चुन लिया। अब आप सब ना हम दोनों को यहाँ खड़ा करके ना ये बहस मत करिए कि किसकी चॉइस अच्छी निकली। हम दोनों बहुत ही थक गए हैं। चलिए कोयल जी, आराम करने। पंकज कोयल को लेकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सुजाता नाश्ते की टेबल पर बैठी अपनी बहू का इंतजार करते हुए सोचती है, बहू इतनी गोरी है और उसके माँ बाप इतने काले, इसी वजह से कहीं उसकी माँ ने उसको कुछ सिखाया ही ना हो, बहू को कभी किचन में आने ही ना दिया हो। कहीं उनकी गोरी बेटी भी उनकी तरह हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो बहू यहाँ कोई काम नहीं कर पाएगी। फिर तो वो कोयले की खान में से मीरा हीरा नहीं बल्कि पत्थर के समान है, क्योंकि एक लड़की के गुण तो तभी दिखते हैं जब वो अपने घर को अच्छे से संभालती है। सुजाता इतना बोल ही रही थी कि इतने में वहाँ कोयल आती है और सुजाता के पैर छूते हुए कहती है, पाए लागू माँ जी, आप अकेले बैठे क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, बस आगे की रस्मों के बारे में सोच रही थी। हाँ माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, बताइए क्या बनाना है मेरे को? आप सब क्या खाना चाहते हो? मैं सबके लिए वही बनाऊंगी जो सब खाना चाहते हैं। रस्म तो करवानी पड़ेगी, कोई नहीं, जैसा बनाएगी खा लेंगे। बहू ऐसा कर, बस हलवा और पराठे बना ले,
आलू के। नाश्ते के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतने में पंकज जी भी आ जाएंगे। कोयल रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए चली जाती है। तो वहीं कुछ ही देर में पंकज भी फ्रेश होकर आता है। उसके बाद कोयल रसोई से सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और नाश्ते में हलवा और पराठा देखकर पंकज कहता है, अरे वाह, सुंदर बीबी के हाथ का सुंदर खाना। चलो मैं खाकर बताता हूँ कैसा बना है। हाँ हाँ खा बेटा, और मुझे भी बता कि ये खाने लायक है या नहीं, बस देखने लायक है। पंकज कोयल का बनाया नाश्ता चखता है, जिसके बाद वो खाने की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह कोयल वाह, तुम सिर्फ देखने में हीरा नहीं हो, सच में हीरा बहू हो मेरी माँ की तुम। माँ, नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। ऐसे पराठे और हलवे ना आपसे भी नहीं बनते हैं माँ, चाहो तो खाकर देख लो। सच में बहू, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगा था तुझे तेरी माँ ने लाडली होने के चक्कर में कुछ सिखाया नहीं होगा, लेकिन तू तो खाना बनाने में भी परफेक्ट है। सच में कोयले की खान में हीरा बहू ढूंढ कर लाई हूँ मैं। माँ जी, मेरा मानना है रंग रूप से ज्यादा गुणों की पहचान होती है, इसलिए मैंने भी अपनी पहचान अपने गुणों को बनाना चाहा। हालांकि लोग मुझे रंग रूप से ही जज करते हैं। सच में बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे गर्व है मुझे तेरी जैसी बहू मिली। सुजाता अपनी बहू से बहुत खुश थी। उसको सच में कोयले की खान से हीरे जैसी बहू मिली थी। लेकिन कोयल ने आज तक अपने माता पिता के लिए लोगों से गलत ही सुना था, क्योंकि उसके माता पिता काले थे और वो बहुत गोरी। ऐसे ही कुछ उसके ससुराल में भी होता रहता है। और जब शादी के 2 दिन बाद सुजाता रिसेप्शन की पार्टी रखती है, तो उसमें कोयल के माता पिता भी आते हैं। पार्टी में स्टेज पर कोयल और पंकज डांस कर रहे थे। तभी सुजाता की पड़ोसन शारदा गौरी और तेज प्रकाश को देखकर अपने पास खड़ी कमला से कहती है, अरे कमला बहन, तुमने सुजाता को हीरे जैसी बहू दिला दी, लेकिन वो जो 2 कोयले से लोग हैं उसके पास, वो कौन है? अरे लड़की के माँ बाप हैं। सच में सगे माँ बाप हैं? क्योंकि शक्लें देखकर तो लग रहा है कि ये बेटी इनकी तो हो ही नहीं सकती है। बताओ। अब बहन, मुझे क्या पता सगे हैं या नहीं। मेरे पास रिश्ता आया था लड़की का कराने के लिए, मैंने सुजाता को बता दिया था। ज्यादा जानकारी नहीं ली मैंने लड़की के बारे में। वैसे भी क्या हुआ, आजकल हो जाते हैं काले माँ बाप के गोरे बच्चे। हाँ हो तो जाते हैं, लेकिन तभी जब माँ का कहीं और अफेयर हो। शारदा की ये बातें स्टेज पर डांस कर रही कोयल के कानों में जा रही थी और वो शारदा का कहा आखिरी वाक्य सुन खुद को रोक नहीं पाती और शारदा के पास आकर उसको कहती है, खुद को औरत कहते शर्म आती है आपको या नहीं? मेरे ही घर में आकर मेरी ही माँ के बारे में फालतू बकवास करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे सुजाता, देख तो अपनी बहू को। तू तो बड़ा कहती फिरती है कि तेरी बहू कोयले की खान में से निकला हीरा है। ऐसा हीरा है तेरा, बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है इसे। अरे अपने से बड़ों के साथ बात करने का लहजा नहीं सिखाया क्या इसके काले माँ बाप ने? माफ करिए बहन जी, मेरी बेटी ने आपको ऐसा क्यों कहा ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। समधन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है कि उसने अगर ऐसा किया है तो जरूर कोई बात होगी। और शारदा बहन, क्या कहा आपने? काले माँ बाप? अरे माँ बाप काले हो या गोरे ये नहीं देखा जाता, उन्होंने अपने बच्चे को कैसी शिक्षा और परवरिश दी है ये देखा जाता है। और बहू की परवरिश और शिक्षा बहुत ही अच्छे हाथों से हुई है। इसीलिए अब आप मेरी बहू की पार्टी को खराब ना किए बिना यहाँ से चले जाइए। और कोयल, हमें भी माफ कर दो। हमने तुमसे हमेशा यही कहा तुम ना कोयले की खान से निकली हीरा बहू हो, लेकिन कहीं ना हमने ना तुम्हारे माँ बाप के रंग रूप के बारे में बोला है। लेकिन ना आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। माँ बाबा कोई कोयला नहीं है, बल्कि वो तो खुद हीरा है। जब तो उनके घर में हीरे जैसी बेटी है जिसे उन्होंने इतने संस्कार दिए। पंकज के साथ साथ सुजाता भी अनजाने में ही सही अपनी बहू के माँ बाप के रंग के लिए उन्हें बुरा भला बोलने की माफी मांगती है। साथ ही उस दिन के बाद से कोयल को कोई उसके माँ बाप की वजह से हीरा नहीं बोलता था, बल्कि उसके गुणों के कारण उसकी पहचान हीरे के समान होती थी। अनु को शुरू से ही चोरी करने की बड़ी बुरी आदत थी। वो जहाँ कहीं भी जाती तो कुछ न कुछ चोरी जरूर करती थी। इत्तेफाक से अब तक अनु की चोरी पकड़ी तक नहीं गई थी, इसीलिए अब उसके मन में पकड़े जाने का डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास आशा से कहती है, माँ जी,
चीनी खत्म हो गई है, मैं जरा पड़ोस से चीनी लेकर आती हूँ। अरे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है हमें, तुझे मांगने जाने की क्या जरूरत है। मेरे पर्स में से पैसे ले ले और जाकर चीनी ले आ तू। माँ जी, दुकान घर से दूर है और जब तक मैं दुकान जाऊंगी उससे पहले यहीं से चीनी ले आती हूँ ना। हाँ तो कब तक मांगती रहेगी दूसरों से? पैसे लेकर ले आना 2-3 किलो चीनी। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, अभी पड़ोस वाली काकी से चीनी मांग के लाती हूँ। शाम को जब दुकान से चीनी लाऊंगी तो उन्हें उनकी चीनी वापस कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अनु वहाँ से अपनी पड़ोस वाली काकी लीला के घर चीनी मांगने चली जाती है। अनु जैसे ही लीला के घर जाती है, उसकी नजर एक बड़े ही प्यारे से वास पर पड़ती है। वो वास अनु को बहुत पसंद आता है, लेकिन ये सब छोड़ अनु लीला से कहती है, काकी जरा एक कटोरी चीनी दे दो, चाय बनानी है। तो देखा कि चीनी ही खत्म हो गई है। हाँ तो क्या हुआ, तू आशा की बहू नहीं बल्कि मेरी भी बहू है। जो मन हो ले लेना और बिना झिझक के आ जाया कर मेरे पास। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अभी चीनी लेकर आती हूँ। लीला जैसे ही रसोई में चीनी लेने जाती है, उतनी ही देर में अनु वो वास सरका कर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है और लीला से चीनी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। चीनी रसोई में रखकर अनु वो वास सोफे के आगे रखी टेबल पर रखती है और सोफे पर बैठी आशा ये देखकर कहती है, अरे बहू, ये वास तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लाई ये तू? माँ जी, अभी मैं लीला काकी से चीनी लेकर आ रही थी, तभी मोहल्ले में एक वास बेचने वाला आ गया। मुझे बड़ा ही प्यारा वास लगा, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा तो बहुत है, एक नजर में ही पसंद आ गया। 1-2 और वास ले आती ना। माँ जी, बस यही अच्छा लग रहा था, बाकी सब तो ऐसे ही थे, इसलिए तो लिया। अगर और बाकी सब अच्छे लगते तो मैं 1-2 और वास ले लेती। आप भी कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ हाँ बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अगर मोहल्ले में कोई ऐसे वास बेचने वाला आए तो 1-2 ज्यादा ही ले लिया कर, अच्छे लगते हैं ना। जी माँ जी, बिल्कुल ले लूंगी। अनु अपनी पड़ोसन के घर से वास चोरी कर लेती है और इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। अनु को चोरी करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसे ये ही लगता था कि अब तक तो वो पकड़ी नहीं गई है, तो आगे भी किसी को क्या ही पता चलना है। इसीलिए वो ऐसे ही कई बार चोरी कर चुकी थी। अनु बस बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी सामान चोरी कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ लीला नहीं थी। तभी अनु की नजर लीला की अलमारी पर जाती है और वो कहती है, माँ जी तो अपने कमरे में ही नहीं है, थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ। वैसे भी हर समय माँ जी से पैसे मांगते रहो, इससे अच्छा तो ये है ना कि थोड़े पैसे निकाल ही लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अनु अपनी सास की अलमारी से पैसे निकाल लेती है और पैसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब आशा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगती है, तो वहाँ पैसों को ना देखकर वो अनु को आवाज लगाकर बोलती है, बहू मैंने अलमारी में पैसे रखे थे और देख रही हूँ तो पैसे नहीं है, तूने लिए हैं क्या? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों आपके पैसे लूंगी, आप ही कहीं और रखकर क्या पता भूल गई हो। मेरी उम्र जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। माँ जी फिर मुझे नहीं पता, मैं तो आपके कमरे में वैसे भी नहीं आई थी, मुझे पता होता तो मैं बता देती ना। अब तो ऐसा लग रहा है घर में कुछ भी सेफ नहीं है। बताओ, घर की अलमारी से पैसे गायब हो गए। माँ जी वैसे भी मैंने सुना है मोहल्ले में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, हमें तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर चोर आया भी होगा तो क्या अलमारी से बस थोड़े ही पैसे लेकर गया, बाकी पैसे तो वही हैं। माँ जी आप क्या चाहते हो कि पूरा घर साफ हो जाए? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, थोड़े ही पैसे गायब हुए हैं। हाँ हाँ सही बोल रही है तू। बताओ, अब आंखों के आगे भी चोरी हो जाती है। आशा की अलमारी से पैसे चोरी होते हैं तो आशा अब और भी सतर्क हो जाती है और अपने सामानों का और भी ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन आशा के ध्यान देने से क्या होता, अब भी अनु की चोरी करने की आदत जो नहीं गई थी, वो अब थोड़ा संभल कर चोरी करने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद आशा और अनु एक साथ लीला के घर कीर्तन में जाती हैं। जहां पहुंचते ही
लीला उन दोनों से कहती है। अरे तुम दोनों को तो और जल्दी आना चाहिए था ना, पड़ोसी होकर तुम ही सबसे देर में आ रही हो। मैं तो पहले ही आ जाती, लेकिन बहू की वजह से देरी हो गई आने में। अरे काकी, अब तो आ गए हैं ना हम दोनों। चलिए, कोई काम है तो बता दीजिए, मैं अभी काम खत्म कर देती हूँ। हाँ, काम तो बहुत है। एक काम कर, जो लोग लिफाफे दे रहे हैं वो सब तू संभाल ले। तेरे ऊपर तो भरोसा है, बाकी कोई भरोसे के लायक भी नहीं है। लीला की बात सुनकर अनु लिफाफे को संभालने के लिए चली जाती है। लेकिन अब चोर के हाथों में सोने का कटोरा दोगे तो वो चोरी तो करेगा ही ना। यहाँ भी अनु ऐसा ही करती है, लिफाफे में से सारे पैसे निकाल लेती है। जब कीर्तन खत्म होता है तो सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। सबके जाने के बाद लीला दोनों सास बहू को प्रसाद देती है और अनु से कहती है, बहू, सारे लिफाफे तेरे पास है ना? हाँ काकी, 4 लोग आए बस एक लिफाफे के साथ। क्या बस 4 लिफाफे मिले हैं? भीड़ तो काफी ज्यादा हुई थी और लीला ने तो कीर्तन के बाद अपने घर की पार्टी भी दी थी, तो बस इतने ही लिफाफे मिले? हाँ माँ जी, अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी। जितने लिफाफे मिले हैं मैंने उनका पूरा हिसाब रखा है। ये रहे 4 लिफाफे। मैं क्या लिफाफे और उसके पैसे घर थोड़ी लेकर जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, अब इतने ही लिफाफे मिले हैं तो क्या कर सकते हैं। ये लो आप दोनों का प्रसाद, और हाँ, खाना भी पैक कर दिया है, वो जाते हुए ले जाना। अनु और आशा थोड़ी देर में लीला के घर से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनु अपने पति दीपक के साथ उसकी ऑफिस पार्टी में जाती है। वो पार्टी बहुत अच्छी थी। वहाँ जाकर अनु अपने पति दीपक से कहती है, ये कितनी बड़ी पार्टी है, आप तो पहली बार मुझे ऑफिस की पार्टी में लाए हो। ये पार्टी आज पहली बार हमारे शहर में हो रही है, अब तक दूसरे शहर में हो रही थी इसीलिए। अच्छा। अनु को वो पार्टी बहुत अच्छी लगती है। तभी अनु की नजर दीपक के बॉस की घड़ी पर जाती है। अनु को वो घड़ी काफी महंगी और अच्छी लगती है। अनु धीरे से वो घड़ी चुराने जा ही रही थी, लेकिन दीपक अनु को चोरी करते हुए देख लेता है। दीपक पार्टी में तो अनु को कुछ नहीं बोलता, पर जब थोड़ी देर में दोनों घर आते हैं तो दीपक अपनी माँ के सामने कहता है, माँ, आज आपकी बहू पार्टी में घड़ी चोरी कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे चोरी करते हुए देख लिया तो रोक दिया था, वरना इतने लोगों के आगे नाक कट जाती और नौकरी पर भी बात बन पड़ती। क्या मेरी बहू चोरी करती है? इसका मतलब तो अब तक जो चोरियां हो रही थी वो भी तूने ही की होंगी बहू। माँ जी, वो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया तो कोई तुझसे जबरदस्ती तो करवा नहीं रहा था ये काम, या कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं तुझे जो तूने ये किया? माँ, इसे क्यों पूछ रही हो? कोई फायदा नहीं है इसे पूछने का। मेरा तो अब इसके साथ रहने का भी मन नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे बस अच्छा लगता था इसलिए मैं चोरी कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरा यकीन करो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुझ पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तू माफी मांग रही है तो तुझे एक मौका जरूर दे रही हूँ। अनु की चोरी करने की आदत सबके सामने आ जाती है, और जब उसके घर की बात आती है तो दीपक उसके साथ रहने से मना करने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो माफी मांगती है। आशा ने अनु को माफ तो नहीं किया था, लेकिन अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर दिया था, और आगे अनु अपनी गलती सुधारने में लग भी जाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।